दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। आज हम थोड़ा सा विषय से हटकर एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसी जानकारी आपको देंगे जो शायद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी कभी न कभी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता न भी हो तो उसकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एफआईआर के बारे में। आपने नाम सुना होगा, सभी लोगों के मुंह से सुना होगा कि फलाना पे एफआईआर दर्ज हो गया, फलाना का एफआईआर नहीं हो रहा है, थाना में दौड़ रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है। आखिर एफआईआर क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे दर्ज कराई जाती है एफआईआर? यदि थाना में एफआईआर दर्ज ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? यदि एफआईआर दर्ज हो गया है तो आप कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे अपनी एफआईआर कॉपी? इन सभी चीजों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपकी जागरूकता के लिए है। तो आइए समझिए एफआईआर क्या होता है। सबसे पहले तो एफआईआर शब्द जो आप सुनते हैं उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि पहली सूचना है, जिसको हिंदी में आमतौर पर प्राथमिकी भी बोलते हैं। पहली सूचना क्या चीज का और किसको? यहां सवाल पहला ये है, पहली सूचना फर्स्ट इंफॉर्मेशन। पहली सूचना किसी भी आपराधिक घटना की, आपराधिक घटना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, दो तरह के अपराध होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है ऐसा अपराध जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो आपराधिक घटना है, जैसे आप मारपीट हो गया, कहीं कत्ल हो गया, इस तरह की जो घटनाएं होती है जिसमें आपराधिक गतिविधि शामिल हो, तो उसको कहते हैं कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल घटना, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें तुरंत सूचना पुलिस को दी जाती है, या पहली सूचना जो पुलिस को दी जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आप समझिए क्रिमिनल ऑफेंस, मोटा मोटा कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्रिमिनल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब नॉन क्रिमिनल यानी कि सिविल ऑफेंस, जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे जमीन का झगड़ा हो गया, बाताबाती हो गया, गाली गलौज हो गया, वो सब सिविल मामले हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं, क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिसमें आपराधिक घटनाएं नहीं हुई है, सिविल मामले हैं, दीवानी मामले हैं, हल्का फल्का बाताबाती झगड़ा, जमीन विवाद है, वो जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो सामान्य तौर से कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है। किसी भी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई के लिए दर्ज कराई गई जो सूचना है, जो पहली सूचना है, वह है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि इसको हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। अब देखिए, प्राथमिकी जब आप दर्ज कराने जाते हैं, अब इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए कि कहीं कोई घटना होती है, कोई आपराधिक घटना हुई, कहीं गोली चल गया, किसी की हत्या हो गई, या हत्या नहीं भी हुई, गोली मार दिया गया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो। उस ऑफेंस में प्राथमिकी कौन दर्ज कराएगा? प्राथमिकी दर्ज कराने वाला व्यक्ति या तो विक्टिम हो सकता है, जिसके साथ घटना हुआ, वह अगर जाकर थाना में रिपोर्ट कर सकता है तो वह करेगा। अगर वह नहीं कर सकता तो उसके सगे संबंधी करेंगे, उसके मित्र कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा है, वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो आपने समझ लिया कि कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर कहां दर्ज कर सकते हैं आप? एफआईआर आपको जो सबसे नजदीक का आपका थाना है, जिसका जुरिडिक्शन, जिस जुरिडिक्शन में आप रहते हैं, जिस थाना में, उस थाना में आपको एफआईआर दर्ज कराना होता है। एफआईआर दर्ज कराने का जो समय है, ये आपसे पूछा जाएगा, घटना अभी घटी, मान लीजिए कि सुबह 10 बजे घटना घटित हुई, एफआईआर कब दर्ज कराया जाए? तो इसका सिंपल जो नियम है, या सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश भी है कि घटना होने के तुरंत बाद, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी संभव हो, आपको क्या करना है? एफआईआर दर्ज कर देना है थाना में। दूसरी बात यह है कि जब एफआईआर आप दर्ज करने जाएंगे तो आपको क्या करना है थाना में जाकर? तो आप जो नजदीकी थाना में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तो वहां पर सबसे पहले एक पेपर लेकर जाएंगे, पेपर पेन होना चाहिए, और थाना प्रभारी को आप एड्रेस करते हुए दो बात जरूर शामिल करेंगे। एक कि घटना क्या हुई, किसके साथ हुई ये, और दूसरा कि कब घटना घटित हुई, उसका जो समय है
और जो स्थान है, इस दो चीज तीन चीज का उल्लेख आप जरूर करेंगे एफआईआर में। उसके बाद यदि आपको यह पता है कि किसने आपके साथ यह अपराध किया है, उस व्यक्ति का नाम आप उसमें जिक्र करेंगे। नीचे में आवेदक का हस्ताक्षर और तिथि होना आवश्यक होता है। तो ये सामान्य तौर से यह प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि आप थाना नहीं जा सकते हैं, तो आप फोन करके भी पुलिस को और ईमेल के माध्यम से भी पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस आपके पास आएगी और आकर आपका बयान लेगी और उस बयान को पुलिस लिखेगी कागज पर और फिर आपको पढ़कर सुनाएगी, और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब आप नीचे हस्ताक्षर करेंगे और वह उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब जब एफआईआर दर्ज हो गया, जो पंजीकृत हो गया एफआईआर, तब क्या होगा? तो एफआईआर पंजीकृत होने के बाद उसकी एक प्रति, एक कॉपी आपको तुरंत उसकी एक कॉपी तुरंत आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सारे नियम हैं। देखिए एफआईआर जो है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत। यानी कि एफआईआर की जो प्रक्रिया है वह क्या होगी, उसको कहां पर उल्लेखित किया गया है? तो जो सीआरपीसी 1973 है, सीआरपीसी को आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए जितने भी कानून है देश में उसको आईपीसी के अंतर्गत रखा जाता है, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत रखा जाता है। आईपीसी 1860 में बना था। 1860 का जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंतर्गत देश के सारे कानून को रखा जाता है। सभी कानून को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि आईपीसी दो भाग में बटे हुए हैं, एक सीपीसी और एक सीआरपीसी। यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है। तो जो भी एफआईआर दर्ज होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 के तहत डिफाइंड किए गए प्रक्रिया के तहत ही दर्ज किए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी 1973 के आधार पर जो एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में किए जाते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो इसमें डिफाइंड है उसके तहत एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जो कॉग्निजेबल केसेस है, जो आपराधिक घटना है, उसमें एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को दिया जाता है। अब है व्हाट इज एफआईआर। तो मैंने समझा ही दिया आपको कि किसी भी आपराधिक घटना के संबंध में, किसी भी आपराधिक घटना जिसको इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, के संबंध में पुलिस को कार्रवाई हेतु दी गई पहली सूचना, उसको हम एफआईआर कहेंगे। हु कैन फाइल एफआईआर, मैंने बता दिया आपको कि कौन एफआईआर दर्ज कर सकता है। जिसके साथ अपराध हुआ वह, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा हो, वो कर सकता है। वेयर टू फाइल एन एफआईआर, आप कहां दर्ज करेंगे एफआईआर? तो जो आपका थाना है, जिस थाना क्षेत्र में आप रहते हैं, उस थाना क्षेत्र में क्या करेंगे आप? एफआईआर दर्ज करेंगे। अब यहां पर मामला थोड़ा सा यहां आपको समझना होगा। वेयर टू फाइल एन एफआईआर में देखिए यहां है वेयर टू फाइल एन एफआईआर। वेयर टू फाइल एन एफआईआर जब कहते हैं आपकी एफआईआर दर्ज कहां करें, तो आपको यहां पर समझना होगा कि एफआईआर को मोटे तौर पर दो भाग में बांटा गया है। वैसे तो कई भागों में बटे हुए हैं, कई प्रकार हैं इसके, लेकिन हम बात करेंगे मूलतः दो प्रकार के बारे में जो आपके लिए आवश्यक है। तो एक जनरल एफआईआर और एक जीरो एफआईआर। जनरल एफआईआर का मतलब क्या है? जनरल एफआईआर का मतलब है कि आप उस थाना में दर्ज करेंगे इसे जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना घटित हुई है। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना घटित हुई है उसी थाना में जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसको जनरल एफआईआर बोला जाता है। दूसरी बात है कि आप घटना ऐसे जगह पे हुआ है जहां आपको यह पता ही नहीं है कि आप किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी हैं। सपोज आप बाहर कहीं यात्रा पर निकले हैं, कहीं दूर गए हैं, वहां आपके साथ कोई आपराधिक घटना हो गई। अब ऐसी घटना हो गई कुछ कि अब आपको यह पता ही नहीं है कि किस थाना में जाएं, कौन सा क्षेत्र है ये, किस थाना के अंतर्गत पड़ेगा। तो आपको जो नजदीक में थाना मिल रहा है उस थाना में जाकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस एफआईआर को कहा जाएगा जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी जो एफआईआर दर्ज होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। सपोज एक तो सीरियल नंबर होता है और दूसरा ईयर होता है। कोई भी जो एफआईआर दर्ज होता है, अब मान लीजिए कि सीरियल नंबर रजिस्टर में जो एफआईआर का जो रजिस्टर होता है थाना के पास,
उसमें सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपका केस नंबर आया 65, तो ये सीरियल नंबर हो गया उस रजिस्टर का, और दूसरा 2022 में दर्ज हुआ है तो 22 हो गया, ये आपका हो गया एफआईआर नंबर, ये होता है। तो जब आप जनरल एफआईआर करते हैं तो इस प्रक्रिया से दर्ज होती है एफआईआर। यदि आप जीरो एफआईआर दर्ज करते हैं तो ये सीरियल नंबर हमेशा जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, 0/22। जीरो इसलिए किया जाता है क्योंकि वह एफआईआर उस थाना का नहीं है, वो एफआईआर बाद में यह थाना जो है पता करके कि किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये घटना है, उस जगह उसको ट्रांसफर कर देती है और फिर उस थाना में जाकर वहां पर वो सीरियल नंबर में चढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये आया है निर्भया रेप केस जो दिल्ली में हुआ था 2012 में, उसके बाद, क्योंकि यह मुश्किल उस समय आई थी कि अब जो घटना हुई, ये बलात्कार की घटना हुई, इतनी बड़ी आपराधिक घटना हुई, उसका केस कहाँ दर्ज कराया जाए। तो अब इस थाना में कह रहा है कि भाई ये आप मेरे अंदर नहीं आते हैं, वो थाना कह रहा है आप मेरे अंदर नहीं आते हैं। तो बाद में जब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की गई इसकी जांच के लिए, तो उसमें यह भी एक समस्या आई, तो उसके ही रिपोर्ट के आधार पर 2013 में इस चीज को लाया गया कि अब देश के किसी भी हिस्से में किसी भी आपराधिक घटना की एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उसको कहा जाएगा जीरो एफआईआर, यानी कि आप कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद व्हेन टू लॉन्च एन एफआईआर, कब आपको एफआईआर दर्ज करनी है। तो देखिए, घटना घटित होने के तुरंत बाद, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि घटना घटित होने के अगर देर से आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो वह एफआईआर जो है क्या होगा, संदेह के घेरे में आता जाएगा। जितना देर आप करेंगे उतना संदेह बढ़ता जाएगा कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन है। तो नियत, ये तो समय अवधि तय नहीं किया गया है कितने घंटे के बाद या कितने दिन के बाद, लेकिन ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी हो सके आपको एफआईआर लॉन्च कर देना है। ठीक है, तो इसका ये है। हाउ कैन फाइल एफआईआर, मैंने बता ही दिया कि एफआईआर आप कैसे दर्ज कर सकते हैं। कुछ राज्यों में तो ऑनलाइन एफआईआर की भी व्यवस्था है, तो ऑनलाइन भी किए जाते हैं। अब आपके यहाँ देखना है कि ऑनलाइन है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपके पास तरीका क्या है, आप थाना जाइए, पेपर पेन पर दीजिए। अगर आप पेपर पेन पे नहीं दे सकते हैं तो थाना को आप अपना बयान दीजिए, थाना उसको अपने पेपर पर लिखेगा और आपको सुनाएगा, फिर आपका हस्ताक्षर ले लेगा। और इतना होने के बाद जब एफआईआर दर्ज होता है तब पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पुलिस की कार्रवाई तब शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होगा जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना चाहिए पुलिस के पास, ये भी कोर्ट का आदेश है, अपने मन से वो जांच नहीं कर सकते हैं। अब आइए आप इसको समझिए, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मान लीजिए कि ऑफेंस, अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, यानी कि आपराधिक घटना नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, नॉन क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि सिविल कोई मामला है। सिविल मामला गाली गलौज का मामला है तो सिविल मामला में आएगा, जमीन का विवाद है सिविल मामला में आएगा। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या उसमें एफआईआर दर्ज होगा? तो हाँ, एफआईआर उसमें भी दर्ज होगा, लेकिन इस एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के एफआईआर और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एफआईआर में अंतर यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के एफआईआर में त्वरित कार्रवाई होगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो जाएगा, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कार्रवाई जो है, यानी कि जो जांच है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो शुरू होगा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद। ये सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ये इस बात का उल्लेख है कि जब मजिस्ट्रेट आदेश दे देगा तब जो है क्या शुरू होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे और बाकी चीज को तो आप समझ ही रहे हैं। अब एक समस्या क्या है, व्यवहारिक समस्या पर हम बात करते हैं एफआईआर का। आप थाना जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए और थाना कहता है कि हम एफआईआर नहीं लेंगे, सपोज, या एफआईआर लेने में आनाकानी करता है या पैसे की मांग करता है। इस तरह की घटनाएं बहुत घटित होती है एफआईआर के संबंध में। तो आप क्या कर सकते हैं, किसको फिर अप्रोच करेंगे? यहाँ समस्या ये होती है कि अब थाना तो ले नहीं रहा है, क्या करें हम। ऐसी स्थिति में आप सीधे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी है उस जिला का, वहां पर आप जाएंगे आवेदन लेकर, या आप डाक से भी भेज सकते हैं। और जब वहां आप देंगे आवेदन, वही आवेदन जो थाना में दिए थे, तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे, जो एसपी होंगे, वो आदेश करेंगे और किसी को डिप्यूट करेंगे, वो एफआईआर दर्ज भी करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। यदि एसपी भी आपकी बात नहीं सुनता है तब आप क्या करेंगे? तब आप सीधा कोर्ट की शरण लेंगे और कोर्ट की शरण लेंगे, कोर्ट में आप डालेंगे सब कुछ, सारी समस्या को, तो वहां से फिर आदेश होगा एफआईआर का और एफआईआर वहीं दर्ज हो जाएगा और फिर प्रक्रिया जो है
उसी थाना को भेजा जाएगा, फिर थाना इन्वेस्टिगेशन करके फिर रिपोर्ट करेगी। तो ये प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, थाना जो है एफआईआर लेगा, ये उसकी बाध्यता है, उसको कानून के तहत बाध्य किया गया है कि वो एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकता है। इन सब बातों का भी आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप बिहार के वासी हैं और बिहार में आपने कहीं एफआईआर किया है, तो उस एफआईआर के स्टेटस को आप कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, एक वेबसाइट है बिहार सरकार का, scrb.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे, तो इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा एफआईआर की स्थिति को देखने के लिए, स्टेटस को देखने के लिए। तो उसमें आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, फिर थाना का नाम पूछा जाएगा, वो दोनों सेलेक्ट कर दीजिए। फिर केस नंबर, तो ये केस नंबर इस तरह से होता है, केस नंबर आप डालेंगे, उसमें एप्लीकेंट के नाम से भी हो सकता है, और भी 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 3 ऑप्शन है उसमें। तो केस नंबर सबसे सुगम है, केस नंबर आप डालिए और फिर उसमें आप देख लीजिए कि आपके केस की स्थिति क्या है। तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, ये व्यू करने के लिए दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये कुछ जानकारी एफआईआर के बारे में मैंने आपको दिया है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो डे टू डे लाइफ में आवश्यकता होती है और आपको जूझना पड़ता है। तो ऐसे में यह सामान्य जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहिए हाइप क्लासेस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।